भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर और डी है वर्ण। तो क्या हो जाएगा? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होता है या वर्ण या ध्वनि होता है, वर्ण या ध्वनि होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है मूल वर्णों की संख्या? तो इसमें देखें तो मूल वर्णों की संख्या आपको 33 व्यंजन आपके हो जाएंगे और 11 स्वर हो जाएगा। तो कुल कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। तो मूल वर्णों की संख्या कितना है? 44। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 वर्ण हैं। क्वेश्चन है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 22, बी है 23, सी है 24 और डी है 26। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और इसके विषम चरण मतलब क्या होगा कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और सम चरण में, यानी सम चरण मतलब दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। कितना? 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? किस प्रकार का अलंकार है? तो इसमें देखें अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार और डी है पाश्चात्य अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें देखें कि काव्य में शब्द के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार इसमें शब्दालंकार में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्दालंकार अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जो अर्थ और शब्द के दोनों के माध्यम से जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से उसे उभयालंकार कहते हैं। तो इसमें अनुप्रास किस में आ जाएगा? तो अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ता है, इसलिए ये किस में चला जाएगा? शब्दालंकार में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? पहला ऑप्शन वचन, बी है लिंग, सी है पुरुष और डी है ये सभी। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो क्रिया का रूप वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार बदलता है। इन तीनों से बदलता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो काल के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लोगों को मालूम होगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं काल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीला चांद
उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीला चांद। पहला ऑप्शन है व्यास सम्मान, बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नीला चांद उपन्यास को 1992 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। शिव प्रसाद सिंह को व्यास किस पुरस्कार से? तो व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो यामा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी की यामा है। यामा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1982 ईस्वी में यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन प्राकृतिक, बी है मगधी, सी है सौरसेनी और डी है अर्ध मागधी। तो किससे विकसित हुई है ये आप लोगों को बताना है। बताइए इसमें पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? इसमें आप लोगों को बताना है। 32 आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।